हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट पेपर 2 यहाँ पे सोशल साइंस की पैडागोजी का एक शॉर्ट और मैराथन सेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब सीटैट की परीक्षा काफ़ी ज़्यादा पास है, और अगर हम सीटैट पेपर 2 की बात करें और अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि आपके पेपर में 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक तो आता है CDP जो कि 30 मार्क्स का आता है। इसके अलावा 2 आपसे भाषाएं पूछी जाती हैं जो कि आपने लैंग्वेज आपने फॉर्म फिलअप करते हुए जो चयन किया था। उसके अलावा जो आपका मेन सब्जेक्ट यहाँ पे होता है वे होता है सोशल साइंस। अब देखिए, अगर मैं सोशल साइंस की बात करूँ तो ये आपका 60 मार्क्स का आता है, और जो कहीं ना कहीं आपके पेपर 2 का एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा। तो देखिए, ये जो 60 मार्क्स होता है, 60 में से भी 40 मार्क्स तो आपकी NCERT बेस्ड आपसे पूछा जाता है, जबकि 20 मार्क्स की आपकी पैडागोजी आती है। अब ये जो 20 मार्क्स की पैडागोजी आती है, अक्सर हम लोगों को परेशान करती है कि हम लोग इसके क्वेश्चन कैसे करें। तो देखिए, यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बेसिक अप्रोच यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। इसके अलावा यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और हमारी चैनल के एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन में मिल जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो डाल दिया है। अगर आप लोगों को वहाँ ज्वाइन होने में दिक्कत हो रही है तो आप लोगों को वो चीज़ एक्सेसिबल होगी। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं सोशल साइंस पैडागोजी की या फिर किसी भी सब्जेक्ट की पैडागोजी की बात करूं तो सब्जेक्ट की पैडागोजी की एक खास बात होती है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चीज़ें आपकी वेरी करती हैं। बट NCF 2005 में जो चीज़ें बोली गई, NEP 2020 में जो चीज़ें बोली गई, साथ ही साथ सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, टीचिंग मेथड जो होते हैं, थोड़े बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, बट सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलती है। बट हाँ, डिफरेंस कहाँ देखने को मिलता है, अगर आप साइंस पढ़ाओगे तो साइंस आप एक्सपेरिमेंटल विजन से पढ़ाओगे। अगर आप यहाँ पे सोशल साइंस पढ़ाओगे तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक व्यू यानी कि लोकतांत्रिक मूल्य आप डालना चाहोगे। तो ये सब चीज़ें आपकी वेरी करती है। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट की पैडागोजी में एक तरीके से एक सेम अप्रोच लेके चलना है और उसी अप्रोच के थ्रू आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूँ जो कि आपका है सोशल साइंस, जो कि आपका पेपर 2 में पूछा जाता है, इस सब्जेक्ट में आप पढ़ते क्या हो? आप एक तरीके से संबंध देखते हो, एक तरीके से रिलेशन देखते हो लोगों का, और साथ ही साथ लोग किस तरीके से सोसाइटी में काम करते हैं, किस तरीके से सोसाइटी में रहते हैं, चाहे यहाँ पे वो ज्योग्राफी में देखें, चाहे भूगोल में देखें, चाहे इतिहास में देखें हम, चाहे यहाँ पे नागरिक शास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में देखें, चाहे पॉलिटी में देखें, सब सब्जेक्ट में आप यहाँ पे देखोगे, अर्थशास्त्र या आपके नागरिक शास्त्र, सब सब्जेक्ट में आपकी इस तरीके की चीज़ें आपकी सेम चल रही होती है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको एक चीज़ यहाँ पे गौर करनी है कि यहाँ पे सोशल साइंस पढ़ाते हुए आप किस तरीके का एम रखोगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो उद्देश्य होगा, जो एम होगा बच्चों को लेके, सबसे पहले तो आप एक डेमोक्रेटिक वैल्यू बच्चे के अंदर डालना चाहोगे कि बच्चे के अंदर एक लोकतांत्रिक मूल्य आए, एक डेमोक्रेटिक तरीके से सोचे और सबको साथ में लेके चले, इस तरीके का विजन लोगे। इसके अलावा देखिए, अगर हम यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री यानी कि इतिहास पढ़ा रहे हो तो आप ये दिखा रहे हो कि हमारा पास्ट, जो हमारा इतिहास है, वो समय के साथ किस तरीके से चेंज हुआ है। तो एक तरीके से आप परिवर्तन यानी कि चेंजेस को दिखा रहे हो। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे भूगोल और अर्थशास्त्र यानी कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक पढ़ा रहे हो तो आप उनको आसपास की चीज़ें यानी कि पर्यावरण को लेके और साथ साथ जो हमारे पास संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, उनसे संबंधित आप जो ज्ञान है बच्चे को दे रहे हो। इसके अलावा अगर हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए, इन सभी से क्या होगा, बच्चे का जो कैरेक्टर है, जो बच्चे के एक तरीके से जो गुण हैं वो सामने आएंगे, यानी कि बच्चे के अंदर हम एक अच्छी आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अगला क्या है कि देखिए, अब अगर हमारा एक ऐसा व्यू है जिसमें हम बच्चे को चेंज दिखा रहे हैं, परिवर्तन दिखा रहे हैं, उनके आसपास की चीज़ें दिखा रहे हैं, संसाधन बता रहे हैं, ऐसे संसाधन जो आप प्रयोग कर रहे हो, ऐसे रिसोर्सेज जो आप अभी यूज़ कर रहे हो, जो आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो, जो आप पास्ट में यूज़ करते थे। इसके अलावा आप एक डेमोक्रेटिक वैल्यू दे रहे हो। तो यहाँ पे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी भी आ रही है कि हम अपने आसपास को लेके किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, हम अपने अंदर कैसे चेंजेस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें सीखेगा। और जब आप बच्चे को उनके आसपास की चीज़ों के बारे में, उनके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में बताओगे तो कहीं ना कहीं उसे जागरूकता आएगी, उसे एक अवेयरनेस आएगी, उसे हमारे गवर्नमेंट के बारे में पता चलेगा, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के बारे में पता चलेगा,
साथ ही साथ यहाँ पे उसे ये पता चलेगा कि पहले का खान पान कैसा था, अब कैसा है, हमारे आसपास का जो पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चाहे पोल्यूशन की वजह से आ रहा हो, चाहे यहाँ पे किसी अच्छे काम की वजह से आ रहा हो, वो सारी चीज़ें बच्चों को पता चलेंगी, तो जागरूकता आएगी। अब देखिए, जब आप इतना बड़ा ब्रॉड विजन लेके चलोगे कि ये सब चीज़ें बच्चे को आए, तो आपको अप्रोचेस भी लेके चलने पड़ेंगे, वो भी टीचिंग में। अब देखिए, अप्रोचेस भी ना दो तरीके के होते हैं। एक होता है डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि जिसमें हम अनुशासन को ध्यान में रख के हम अप्रोचेस दिखाते हैं। एक होता है इंटीग्रेटेड, यानी कि एकीकृत। अगर हम देखें तो दोनों की ही अपने अपने एडवांटेज है और कहीं ना कहीं दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेज है। बट आजकल स्कूल्स में जो आपका अप्रोच फॉलो किया जाता है वो इंटीग्रेटेड है, क्योंकि इंटीग्रेटेड में क्या होता है, आप सब्जेक्ट को इंटरलिंक करके पढ़ाते हो, और ये बहुत अच्छा तरीका है। यानी कि अगर आप ज्योग्राफी यानी कि भूगोल पढ़ा रहे हो, तो भूगोल का आप अर्थशास्त्र के साथ भी यहाँ पे लिंक दिखाओगे, और भूगोल का आप इतिहास के साथ भी लिंक दिखाओगे। तो सब्जेक्ट ये क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इसमें आप ये चीज़ लिखते जाना है कि ये कैसे होता है, ये इंटर सब्जेक्ट आपके लिंक होते हैं। साथ ही साथ ये जो आपका इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत शिक्षा है, इसके अंदर हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कराते हैं, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पे हम बल देते हैं कि बच्चे को हम केंद्र में रखें। इसके अलावा हम जो रचनात्मकता है इसको प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ बच्चे की क्रिएटिविटी को ध्यान में रख के करते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग मेथड्स, हम चीज़ों को इंटीग्रेट करके हम क्लासरूम के बाहर उसे लिंक करके चीज़ें करते हैं। बट यहाँ पे जो डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है वह कहीं ना कहीं टीचर सेंटर होता है। इसमें केंद्र में कौन होती है, इसमें केंद्र में आपके जो टीचर्स होंगे वो होंगे। इसमें जो हमारा मटेरियल होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि हमारे जो कोर्स कंटेंट के अंदर चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से फोकस से पढ़ाई जाए, और सारा का सारा फोकस कहीं ना कहीं टीचर के हाथ में होता है। तो देखिए, लेक्चर मेथड से इसमें पढ़ाया जाता है, जबकि यहाँ अगर हम देखें तो एक्टिविटी मेथड से बच्चे को चीज़ें सिखाई जाती है कि बच्चे को चीज़ें समझ में आए। तो इस तरीके से हम अप्रोचेस रख के, अलग अलग अप्रोचेस रख के हम अपने एम को, हम अपने उद्देश्य को यहाँ पे पा सकते हैं। आपके पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि एक हिस्ट्री की टीचर है जो कि हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा रही है, तो उसे वो क्या करने की कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं पास्ट और प्रेजेंट को लिंक करने की कोशिश कर रही है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो सोशल साइंस पेडागोजी है, इसको लेके हमारा जो एनसीएफ 2005 है, इसके अंदर क्या बातें बोली गई। तो देखिए, एनसीएफ के अंदर हर सब्जेक्ट के लिए सेम तरीके की चीज़ें बोली गई है। सबसे पहले तो बच्चे की लाइफ के साथ उस सब्जेक्ट को कनेक्ट करना है। ये तो सब सब्जेक्ट में है कि आपको डे टू डे लाइफ के साथ चीज़ों को कनेक्ट करना है। साथ ही साथ आपको क्लासरूम को क्या बनाना है, एक तो फ्लेक्सिबल बनाना है। करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम आपका यहाँ पर जो स्टूडेंट सेंटर्ड हो वो होना चाहिए। आपको क्रिएटिविटी को आपको प्रमोट करना है, और कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है बच्चे के अंदर देनी है। यही बातें आपकी एनसीएफ 2005 के अंदर बोलेगी। और कहीं ना कहीं लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करना है, बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी है, अवसर देना है। जो सारे पॉजिटिव वाले टैग वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप अपॉर्चुनिटी दोगे, आप लर्निंग बाय डूइंग मेथड से पढ़ाओगे, स्टूडेंट सेंटर मेथड से पढ़ाओगे, स्टूडेंट को एनकरेज करोगे, प्रोत्साहित करोगे, स्टूडेंट को एक यहाँ पे डाइवर्जन थिंकिंग लेके आओगे। डाइवर्जन थिंकिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम किसी समस्या का एक से ज़्यादा समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये डाइवर्जन पर्सपेक्टिव होता है, ये लाने की कोशिश करोगे। बच्चे को सब्जेक्ट को लिंक करना सिखाओगे कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे लिंक करें। एक क्रोनोलॉजी बताओगे कि किस तरीके से हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक दूसरे के साथ लिंक है। ये सारी बातें आपकी एनसीएफ 2005 के अंदर बोली गई। तो अभी मैंने आपके साथ कुछ छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलिए हम आगे के टॉपिक को कवर करते हैं, ताकि आपको सोशल साइंस पेडागोजी को लेके एक जो विजन है ये यहाँ पे क्लियर हो। अब देखिए, मैं आप लोगों के साथ इसके आगे का कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करूँगी, जिसमें हम यहाँ पे सोशल साइंस पेडागोजी में जो हम अप्रोचेस यहाँ पे फॉलो करते हैं, और आपको क्वेश्चन में भी ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे कि डिसिप्लिनरी अप्रोच हमें फॉलो करना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी करना चाहिए, या फिर आपका इंटर डिसिप्लिनरी करना चाहिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले इन तीनों में फ़र्क पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों की सोशल साइंस में यहाँ पे प्रयोगशाला यानी कि लेबॉर्ट्री किस सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया है, तो ये
हम डिस्कस करेंगे मेटाकॉग्निटिव स्किल जो हमें बच्चे के अंदर लेके आनी है, इसका मतलब क्या होता है, साथ ही साथ आपके जो हमारे करिकुलम होते हैं सोशल साइंस में वो कितने तरीके के हो सकते हैं, सारे तरीके के जो करिकुलम हैं उनमें क्या क्या चीज़ें खास हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे इवैल्यूएशन हम यहाँ पे सोशल साइंस में किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, अगर मैं अप्रोचेस की बात करूँ तो अप्रोचेस को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए, जब आप क्लास 10 से क्लास 11th में गए थे तब आप लोगों को अलग अलग स्ट्रीम चूज़ करने को मिली थी, और जब आपकी स्ट्रीम आपने चूज़ कर ली, जैसे साइंस बैकग्राउंड, यहाँ पे ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, तो उसके बाद क्या हुए, सारे आपके फ्रेंड्स अलग अलग यहाँ पे डिवाइड हो गए और सबकी क्लासरूम अलग हो गई, सबके टीचर अलग हो गए, सबके सब्जेक्ट अलग हो गए। तो ऐसे में ये जो अप्रोच होती है जिसमें हम सारी चीज़ों को डिवाइड करके सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, जिसका आपस में कोई लिंक नहीं रह जाता, ये आपका होता है डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें हम हर सब्जेक्ट को अलग अलग डिसिप्लिन की फॉर्म में यहाँ पे पढ़ते हैं, अलग अलग अनुशासन के हिसाब से पढ़ते हैं। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हर स्ट्रीम का अलग अलग डिसिप्लिन है और हर डिसिप्लिन के अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग टीचर है। बट अगर आप किसी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए सारे डिसिप्लिन में एक यहाँ पे इंटरलिंक अगर आप चीज़ें करो, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है जिसका आपको यहाँ पे हिस्ट्री भी देखनी है, यानी कि इतिहास भी देखना है, इसका साइंटिफिक व्यू देखना है, इसका इकोनॉमिक स्टेटस देखना है, तो आप क्या करोगे, सारे डिसिप्लिन को आप मल्टीपल तरीके से मर्ज कर दोगे। तो ये होता है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी, और सबसे बेस्ट होता है इंटर डिसिप्लिनरी, जो कि आपको सोशल साइंस में यहाँ पे करना होता है। अब देखिए, सोशल साइंस की अगर मैं बात करूँ, इसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कई सारे सब्जेक्ट है, तो आपको इनके बीच में, इन सब्जेक्ट के बीच में अगर कोई लिंक ना रहे या फिर आप जबरदस्ती लिंक करने की कोशिश करो तो काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, इनके बीच में एक सिस्टमैटिक यहाँ पे इंटरकनेक्शन, जैसे कि हम वेन डायग्राम बनाते हैं, इस तरीके का जो आपका इंटरकनेक्शन होता है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में होता है, जिसमें आप एक कॉन्सेप्ट का पर्सपेक्टिव जो है आप उसका हिस्टोरिकल भी देखोगे, उसका यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव भी देखेंगे, इसके अलावा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब आप कहोगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में एक कॉन्सेप्ट, इसमें एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए, मल्टीपल डिसिप्लिनरी में एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए आपने बिल्कुल अलग अलग स्ट्रीम में एक कनेक्शन बिठाया जिनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। बट यहाँ पे इंटर डिसिप्लिनरी में अगर हम इन सभी सब्जेक्ट को देखें तो ये सारे सब्जेक्ट किसके, सोशल साइंस के, तो इन सभी सब्जेक्ट में ऑलरेडी पहले से ही कनेक्शन था और आपने इंटरकनेक्ट कर दी चीज़ें, इसी वजह से इसे इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच बोला जाता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर में भी आया था, कि जो हमारा सोशल होता है या फिर हमारी जो सोसाइटी होती है, उसकी लेबॉर्ट्री किसको मानी जाती है, उसकी प्रयोगशाला किसको मानी जाती है, उसकी प्रयोगशाला हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है, ये हमारी लेबॉर्ट्री मानी जाती है हमारी पूरी सोसाइटी की। क्यों? क्योंकि उसमें सारे के सारे डेटा वगैरह हम लोगों को फीड करके मिलता है। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पर बच्चों के अंदर एक रिफ्लेक्टिव स्किल यहाँ पे लाना चाहो, यानी कि जो बच्चा सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, अगर आप ये क्वालिटी बच्चे के अंदर लाना चाहो कि बच्चा खुद के बारे में जाने, तो इस स्किल को हम बोलते हैं मेटाकॉग्निटिव स्किल, यानी कि संज्ञान का भी आपको क्या करना है, संज्ञान, अपनी कोग्निशन के ऊपर आपको सोच विचार करना है और एक अवेयरनेस वाली भावना अपने अंदर लेके आनी है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा करिकुलम। अब देखिए, जो आपका पाठ्यचर्या होती है ये अलग अलग तरीके की हो सकती है, और आपके पेपर में पूछा जाता है जैसे कि स्पाइरल करिकुलम है, इसके क्या आपके एडवांटेज है या फिर इसका मेन पर्पस क्या है। स्पाइरल करिकुलम में अगर आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हो, फिर उस कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कराओगे, फिर उस कॉन्सेप्ट के बाद नए कॉन्सेप्ट को पढ़ाओगे, फिर आप दोबारा उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराओगे, तो इस तरीके से स्पाइरल तरीके से आपका करिकुलम मूव करता रहता है। कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, उसका रिवीजन, फिर नया कॉन्सेप्ट, फिर उनका रिवीजन, फिर उनके बीच में कोई एक तरीके से कनेक्शन, और इस तरीके से आपके सब्जेक्ट आगे बढ़ते रहते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि अगर आप 6th क्लास की जो आपकी सोशल साइंस की किताब थी वो खोल के देखो, और उसके बाद 7th क्लास की, फिर 8th क्लास की, तो देखिए हर क्लास में
चीज़ें आपको क्या होगी कि चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं और चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से आपकी नॉलेज में चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, ये स्पाइरल करिकुलम है। और अगर हम टीचर सेंटर करिकुलम की बात करें तो टीचर यहाँ पे सेंटर में होता है, जो लेक्चर मेथड आप कह सकते हैं। अब देखिए, इसको बेस्ट बनाने के लिए आप कुछ एक्टिविटी करा सकते हो जो कि यहाँ पे आनंदमय होगी, जो कि जॉयफुल होगी। तो आप यहाँ पे टीचर सेंटर अप्रोच के साथ एक्टिविटी सेंटर अप्रोच को जोड़ के अपनी क्लास को और क्रिएटिव और रचनात्मक और साथ ही साथ एक इंजॉयफुल माहौल वहाँ पे बना सकते हो। और सबसे बढ़िया यहाँ पे है कि आप यहाँ पे चाइल्ड सेंटर अप्रोच करो, बाल केंद्रित शिक्षा करो और साथ ही साथ इसके साथ एक्टिविटी को मर्ज कर दो। आप फील्ड ट्रिप कराओ, आप यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराओ, यानी कि बच्चा जिसमें खुद एक्सपीरियंस करे, लर्निंग बाय डूइंग कराओ। ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखा है इवैल्यूएशन। हमें मूल्यांकन तो करना है। अगर हमने कोई चीज़ पढ़ा दी और हम उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो उस चीज़ का फायदा नहीं होगा। और मूल्यांकन करने के लिए आपका सबसे बढ़िया तरीका है सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के नाम से आता है। सतत जो शब्द है, कंटिन्यूस है कि लगातार हमें इवैल्यूएशन करना है। ऐसे नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ाने के सालाना परीक्षा एक ले लें, ये नहीं करना। आपको एफए भी लेनी है, आपको एसए भी लेने हैं, यानी कि यूनिट टेस्ट भी लेने हैं, बीच बीच में क्विज लेने हैं, ओरल टेस्ट लेने हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आप जो कंटेंट पढ़ा रहे हो वो बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और जो सालाना परीक्षा है वो भी लेनी है, ताकि ओवरऑल पता चल सके कि बच्चे ने कितना सीखा है। अब इसके अलावा यहाँ पे सोशल साइंस में एक ओपन बुक यानी कि खुली किताब मूल्यांकन भी यहाँ पे किया जाता है। अब खुली किताब मूल्यांकन क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एम पूछा जाता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे साइंस की बात करें और सोशल साइंस की बात करें, दो सब्जेक्ट अलग अलग है। साइंस में ज़्यादा चीज़ें टेक्निकल चलती हैं और हमारे माइंड में ऐसी चीज़ें चलती हैं, और यहाँ पे सोशल साइंस में हमें लगता है बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और कहीं ना कहीं बहुत सारे सन वगैरह याद करने पड़ते हैं। अब ऐसे में बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर बन जाता है। तो देखिए, बच्चों के ऊपर ये प्रेशर ना बने, इसके लिए एक और इवैल्यूएशन किया जाता है, जो कि ओपन बुक इवैल्यूएशन कहते हैं, खुली किताब मूल्यांकन कहते हैं, जिसमें बच्चे के पास फ्रीडम होती है कि बच्चा चीज़ों को, कंटेंट को रटे ना, बच्चे को एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो। तो बच्चा यहाँ पे ओपन बुक टेस्ट की मदद से भी अपना पेपर देके उस पेपर को पास करके यहाँ पे अपनी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग टीचर के सामने रख सके कि भाई मुझे ये चीज़ आती है, ज़रूरी नहीं कि मैं हर चीज़ रट के काम करूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इवैल्यूएशन मूल्यांकन यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें टीचिंग मेथड की बात करें तो आपके टीचर सेंटर अप्रोच आपके थ्रू होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टीचिंग मेथड की अगर मैं बात करूँ, इंडक्टिव मेथड होता है, आगमन विधि हो गया, डिडक्टिव मेथड हो गया, एक्टिविटी बेस हो गया, ये सारे आपके प्रोजेक्ट मेथड हो गया जिसमें आप प्रोजेक्ट वगैरह दे सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे सोशल साइंस के अंदर टीचिंग कराई जाती है और आपको इन सभी पॉइंट को याद रखे अपने क्वेश्चन के आंसर देने। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको एक अप्रोच बनाने में मदद करेगी कि सोशल साइंस पेडागोजी के क्वेश्चंस को आप कैसे करें। और आपके कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पे टैग वर्ड से भी हो जाएंगे, यानी कि ऐसे ऑप्शन जो कि आपके पॉजिटिव हैं, कभी भी रटने वाले ऑप्शन की तरफ मत जाइए, कभी भी ऐसे ऑप्शन जो कि नकारात्मक सेंस में जाएं उस पर मत जाइए, ऐसे ऑप्शन जो टीचर की बेहतरी के लिए उस पर नहीं जाओगे, आपको बच्चे के लिए काम करना है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको काम करना है। आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।